हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का। ये फर्स्ट वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले ये समझना है यहाँ पे कि एक्चुअली में मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा। एक्चुअली में मैटर का कोई ऐसा भी पार्ट है जो कि फर्दर अब डिवाइड नहीं होगा। मान लेते हैं कि अगर कोई ये मैटर है, कोई भी मैटर सब्सटेंस है, ये इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि एक छोटा पार्ट बचेगा जो कि अब वो डिवाइड नहीं होगा, जिसे परमाणु कहा था। किसने? तो एक्चुअली में इंडियन फिलोसोफर थे एक, जिसका नाम था महर्षि कनाद। इसके अनुसार एक्चुअली में क्या था कि एक्चुअली में मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो परमाणु कहलाएगा। अब ये परमाणु वर्ड कहाँ से आया? ये परमाणु वर्ड संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है परम प्लस अणु, है ना, परम प्लस अणु। अब ये देखिए, परम मतलब होता है अंतिम, परम मतलब होता है अंतिम, और अणु मतलब होता है कण, मतलब पदार्थ का सबसे अंतिम कण, मतलब सबसे छोटा कण, वो परमाणु कहलाएगा। यानी आपने मैटर को डिवाइड किया, यानी डिवाइड किया। अब ऐसा वक्त आया, मैटर का वैसा पार्ट आया जो अब डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि वो डिविजिबिलिटी उसका अब नहीं हो सकता, यानी वो अब जब उसका अब इतना छोटा है वो विजिबल भी नहीं होगा। मतलब इनविजिबल पार्टिकल्स और इनडिविजिबल पार्टिकल्स इज नोन एज परमाणु। ये किसने कहा था? परमाणु। ये किसने कहा था? कनाद ने कहा था। यानी वो सबसे छोटा पार्ट जो नहीं दिख सकता है, मतलब इनविजिबल है, और वो सबसे छोटा पार्ट जो डिविजिबल भी नहीं है, अब फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब वो सबसे छोटा पार्ट पदार्थ का जो कहलाएगा परमाणु कहलाएगा। अब यहाँ पे एक और साइंटिस्ट थे जो इंडियन फिलोसोफर थे यहाँ पे। एक्चुअली में उनके अनुसार देख लीजिए, पखुदा कोट्टयम के अनुसार यहाँ पे उन्होंने कहा था, यहाँ पे आप रीड कर लेंगे, मैटर के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जब जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, इन्होंने ये कह दिया था। अब कुछ ही डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है मैटर का, वो ग्रीक फिलोसोफर से भी समझ लेते हैं। तो ग्रीक फिलोसोफर जैसे कि आप जानते हैं, ये वेरी जो है नामी ये फिलोसोफर हैं, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। तो इन दोनों के अनुसार क्या था कि अगर आप मैटर को डिवाइड कर रहे हैं, अब ये एक ऐसा वक्त आएगा जो सबसे छोटा पार्ट वो अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, जिसको इन्होंने कह दिया था एटोमोस। इन्होंने क्या कहा था? एटोमोस मीन्स एटम उन्होंने कहा था। तो एटम वर्ड कहाँ से डिस्कवर हुआ, किसके अनुसार हुआ? तो डेमोक्रिटस के अनुसार। ये एटम वर्ड कहाँ से आया? एटोमोस से। एटोमोस का मतलब ही होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, एटोमोस का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल। तो एक्चुअली में आपको ये पता चल गया कि मैटर का वो सबसे यूनिट पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट जो अब डिवाइड नहीं होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है मैटर का, वो एटम कहलाएगा। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन ये आइडिया जो सारे फिलोसोफर ने दिया था, ये आइडिया कोई रूल्स पे नहीं था। तो एक्चुअली में ये रूल्स पे नहीं था, तो रूल्स पे कौन आइडियाज़ दिया था? ये सारे आइडियाज तो वो अब डिस्कस करेंगे। वो लेबॉयजर साहब और प्रॉस्ट साहब ने दिया था, जो लॉ दिया था, जो रूल्स बनाया था, उस रूल्स को, उस लॉ को बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या है, मैं इसके नाम से पहले बता दूं। एक्चुअली में लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है, देखें। केमिकल मीन्स केमिकल सब्सटेंस, कम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, मतलब कोई केमिकल सब्सटेंस कंबाइन होकर कोई न्यू सब्सटेंस बनाएगा, तो वो कोई रूल्स पे, कोई लॉ पे होगा ऐसा, तो वो लॉ जो कहलाएगा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वाटर बनने के लिए अगर हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन होकर के वाटर कोई कंपाउंड बनाएगा, तो ये कोई रूल्स पे है, बिना कोई रूल्स पे आसान नहीं होता है। यानी कोई रूल्स के अकॉर्डिंग ये कोई न्यू सब्सटेंस बनते हैं, मतलब एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं, वो जो कंपाउंड बना है, यानी ये एक सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है, तो वो चीज़ें जो है ये सारे रूल्स पे होते हैं। वो रूल्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, दो लॉज यहाँ पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान से सुने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्चुअली में इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि एक्चुअली में ये लॉ क्या है। मास कंजर्व रहेगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मास कंजर्व का मतलब क्या? मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मास ना तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुने, एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो ये तो आपको याद करना होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, अगर मान लें
कि ए और बी कोई सब्सटेंस रिएक्ट करके सी और डी सब्सटेंस बनाया है। यही है एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक न्यू सब्सटेंस यानी न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जरूरी है कि एक ही, तो वो यानी जो सब्सटेंस रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जो ये प्रोसेस कहलाएगा वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो यही केमिकल रिएक्शन में जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कि ए प्लस बी सी प्लस डी फॉर्मेशन किया है, तो ए और बी रिएक्ट करके जो रिएक्ट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्ट करने के बाद जो बनता है, फॉर्म्ड होता है, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मतलब आपको ये पता चल गया कि ये ए प्लस बी आपका रिएक्टेंट है और सी प्लस डी आपका प्रोडक्ट है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए प्लस बी का जो भी मास होगा, मान लेते हैं कि एक्स के जी हुआ दोनों मिला करके, और सी प्लस डी का मास मिला करके मान लेते हैं वाई के जी हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट्स, जितना भी रिएक्टेंट्स में मास आएगा वो एक्स के जी, जितना भी प्रोडक्ट्स का मास होगा मान लेते वो वाई के जी, यानी दोनों का मास सेम होगा। यानी लेफ्ट साइड का टोटल मास राइट साइड के टोटल मास इक्वल होंगे। मतलब मास ना तो क्रिएट होगा, मास ना तो डिस्ट्रॉयड होगा। मतलब ये कि मास ना तो घटेगा ना मास बढ़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यही है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट्स मास जो होता है रिएक्टेंट्स का मास, और प्रोडक्ट का मास जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब ए प्लस बी का टोटल मास इक्वल होगा सी प्लस डी के टोटल मास का। तो यही है, मास ना ही क्रिएट हुआ ना ही लॉस हुआ, एक्चुअली मास जितना था उतना ही है। मान लेते अगर इधर 20 kg मास हुआ रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट में आपका 20 kg मास आ ही जाएगा। यानी यही है, मास तो कंजर्व है, मास तो सेव है। इतना आपको समझ में आया होगा। और ये लॉज किसने दिया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। लॉज दिया था, कंजर्वेशन में जॉ का उच्चारण आता है, तो लेबवाइजर में भी जॉ का उच्चारण आ रहा है, तो लेबवाइजर साहब ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट यानी इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहता होगा। वो क्या चीज़ें, तो एलिमेंट का मास कांस्टेंट रहेगा, एलिमेंट का नंबर जो है कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि वाटर एक, अगर मान लेते हैं कि कोई सब्सटेंस है, इसमें एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन एलिमेंट है। मतलब ये हुआ कि वाटर सब्सटेंस में एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। वाटर में हाइड्रोजन का मास अभी इसमें देख सकते हैं 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 ग्राम है। तो आपको यहाँ पे अब इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा 1/8, मतलब 1:8। यानी वाटर चाहे आप नदी से निकालें, चाहे समुद्र से निकालें, चाहे तालाब से निकाले, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे पानी कहीं का भी हो, चाहे वाटर कहीं का भी हो, सब जगह वाटर में हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो आएगा 1:8 ही आएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, यानी इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी मास के डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट रहेगा किसी भी केमिकल सब्सटेंस में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि CO2 एक केमिकल सब्सटेंस है, तो इसमें 2 एलिमेंट है, यानी एलिमेंट है कौन कौन, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का यहाँ पे मास होगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का यहाँ पे मास होगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। अब ये जो है एक्चुअली में ये जो आपको डिवाइड करना है, तो ये 12/32 का ही रेशियो लेगा ये, है ना। इसको और सिंपलेस्ट कर सकते हैं आप, तो जहाँ भी CO2 प्रेजेंट रहेगा वो 12/32 का ही रेशियो लेगा। यानी रेशियो एक्चुअली में सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3/8, यानी 3/8 रेशियो में ही जहाँ पे भी CO2 आप प्रेजेंट पाएंगे, वहाँ उस CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट का जो मास का रेशियो होगा 3:8 का ही होगा, चेंज नहीं होगा। यानी मास रेशियो होगा, डेफिनिट होगा, कांस्टेंट होगा। इसी लॉ को बोला जाएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये आपको समझ में आया। अब ये लॉ दिया किसने था, तो नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट में प्रोनाउंसिएशन करें और प्रोस्ट का प्रोनाउंसिएशन करें, सेम मैचिंग कर रहा होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, प्रोस्ट साहब ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में MCQ भी लगाना बेहद ज़रूरी है। चलिए फर्स्ट MCQ लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, ये आपको मैंने अभी बताया। तो मैटर कैन बी मेड, नहीं। मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड, नहीं। मैटर कैन नाइदर बी मेड, नॉर बी, यहाँ पे नॉर हो जाएगा,
नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख लें, विद इन अ क्लोज सिस्टम मास डज नॉट चेंज। वेरी गुड, एक्चुअली में यही आंसर होगा। क्लोज सिस्टम में ऐसा होता है तो एक्चुअली में मास चेंज नहीं होता, मतलब मास सेव रहता है, मास कंजर्व रहता है, ये आपको पता है। तो फर्स्ट नंबर ही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बट आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। एक्चुअली में द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम एज द मास ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड, मैंने आपको बताया A प्लस बी बनता है अगर C प्लस डी, तो ये जो रिएक्टेंट्स होता है इधर जितना भी मास है और ये जो प्रोडक्ट होता है इधर जितना मास है, दोनों का मास इक्वल होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल होता है। यही तो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो फर्स्ट नंबर आंसर इसका भी होगा। आगे बढ़ रहे हैं, कैन मैटर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली में क्या मैटर को आप क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नो होगा। मैटर इज ऑलवेज कंजर्व। मैटर मतलब मास, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नंबर इसका भी आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन चेंज स्टेट्स। एक्चुअली में आपको ये अच्छे से पता है कि एक्चुअली में कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन चेंज स्टेट्स। तो एक्चुअली में अगर बोला जाए तो नहीं, क्योंकि बट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मैटर को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मैटर को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे मैटर को जो है एक्चुअली में स्टेट चेंज नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द रीजन फॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी। एक्चुअली में ध्यान रहे, एक्चुअली में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं देखूं कि जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मेशन में H2 + O2 करके वाटर आप बनाते हो, तो आप यहाँ पे देख लो, ये 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, अब प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम। प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे जोड़ेंगे तो 18 ग्राम ही आएगा, लेकिन इधर देखिए 34 ग्राम है। क्या ये बैलेंस्ड है? मास सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड नहीं है। यानी जब आप बैलेंस कर लोगे, यहाँ पे 2 लगाओगे और यहाँ पे भी 2 लगाओगे, तो आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है, तब आपका जो है दोनों तरफ मास इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का 2, तो यहाँ पे 2 ये 2 भी मल्टीप्लाई हो तो 4 ग्राम यहाँ हो जाएगा। अब ये 32 यहाँ पे तो है ही ऑलरेडी, तो ये प्लस में जोड़ेंगे तो 36 इधर आ जाएगा। और ये 2H2O का जो मास होगा, आप गौर से देखें, 2H2O का मास भी तो एक्चुअली में 36 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे पहले से इंटू है, और वो एक वाटर का कितना आपने, ये H2O का वाटर अभी आपने कितना निकाला था? 18 ग्राम, तो आ गया ना 36 ग्राम। तो एक्चुअली में मास कंजर्व रहेगा इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ रहे हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट का, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल यूनिट कौन होगा? तो ये इस हाइड्रोजन का एटम होगा, तो एटम आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, कैलकुलेट द डेफिनिट प्रोपोर्शंस फॉर वाटर। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉर द वाटर। एक्चुअली में वाटर में H2, वो वाटर में हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना होता है? 1:8 होता है, ये आपको पता है। तो एक्चुअली में हाइड्रोजन का इसमें परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज आप निकाल लेंगे, और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ, 1 नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इन द केमिकल इक्वेशन, यानी इन द इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, बोल रहा है कि विच आर द रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट मतलब रिएक्ट होने वाला पार्ट, यानी रिएक्ट होने लेने में, यानी रिएक्शन में जो भाग लेता है, रिएक्ट होने में जो पार्टिसिपेट लेता है, उसे ही रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे Mg और O ऑक्सीजन था, तो Mg और O दोनों होगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। यहाँ पे बोल रहे हैं कौन एलिमेंट नहीं है। एक्चुअली में ऑक्सीजन एलिमेंट है, एक्चुअली में हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, गोल्ड भी एलिमेंट है, बट वाटर तो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट मिल करके जो है H2O बना है, जो कि मिनिमम 2 एलिमेंट है, और एलिमेंट मिल करके तो कंपाउंड बनता है, ये आप जानते हैं। आगे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। यहाँ पे कौन कंपाउंड है? तो ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ये एक्चुअली में कोबाल्ट है, याद रखें। आगे पढ़ना है आपको कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 27 होता है।
अब ये CO2 एक्चुअली में यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो ये CO2 जो है आपका क्या है, एक्चुअली में कंपाउंड है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन अ, यहाँ पे C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो एक कार्बन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, मतलब कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, इसका आंसर 3 होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन रहता, 3 आंसर रहता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अ प्योर सैंपल ऑफ अमोनिया कंटेन्स 14 grams of a nitrogen, 3 grams of hydrogen. The second sample of pure ammonia contain 28 grams of nitrogen, 6 grams of hydrogen. मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब इसमें नाइट्रोजन का मास और हाइड्रोजन का मास जो है निकालिए, तो एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है, जो कि आगे आपको जानना है, बट अभी जान लें कि एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम और एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 ग्राम, तो 14:3 का है। लेकिन दूसरे सैंपल में एक्चुअली में NH3 में एक्चुअली में कह रहा है कि नाइट्रोजन का जो मास है वो 28 ग्राम है और हाइड्रोजन का मास है वो 6 ग्राम है। तो इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो फिर आ ही जाएगा ना 14:3, यानी जहाँ भी अमोनिया है उतना ही रेशियो में है, डेफिनेट रेशियो में है, कांस्टेंट रेशियो में है बाय मास। तो नहीं हर जगह NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास 14:3 का ही होगा। तो ये किस लॉ के अनुसार हो रहा है, तो आपको पता चल गया होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लग रहा है कि हाँ ठीक है। तो what law states that regardless of the amount a compound is always composed of the same elements in the same proportion by mass। ये आपको पता चल गया, आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एक्चुअली में ग्रीक पूछा है, ध्यान देंगे तो आपको पता चल गया, डेमोक्रिटस होगा, जो कि मैंने आज आपको बताया ही है। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि एक्चुअली में एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो ये फर्स्ट टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, किसी भी आप कंपटीशन में देख लें ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये रियलाइज तो हो ही गया होगा कि मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपका रियली में समझ में आया है, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मेरे मेहनत को आप प्लीज़ मेरे मेहनत को आप प्लीज़, इसका जो है मतलब कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इस मेहनत को प्लीज़ आप इसको अच्छा बनाएं। कब अच्छा होगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे और जहाँ तक हो सके आपसे सब्सक्राइब बढ़ाने में भी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।